नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। आज के लेक्चर में हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स प्रतिरक्षा की प्रतिक्रिया जो होती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट 4 के 3 लेक्चर जो है कवर कर चुके थे, जो कि एंटीजन, एंटीबॉडी और उनकी जो प्रक्रियाएं थी उनके ऊपर थी, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, करके जरूर चेक करिएगा। और ये लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है क्योंकि इसमें जो पूरी इम्यून रिस्पॉन्स है उसके बारे में बताया गया है और टॉलरेंस वगैरह जो है सारा कुछ इसी में डिस्कस किया गया है। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा क्योंकि मैंने इसको पीडीएफ फॉर्म में बहुत ही अच्छे से लेके आया, बहुत ही आसान भाषा में है, जैसे आपको चीज़ें समझ में आ जाए, मेरे पढ़ाने पर ना भी आए फिर भी आपको पीडीएफ से समझ आ जाए, ऐसा है एकदम टू। और मैं भी अपनी कोशिश करूँगी, पूरा ट्राई करूँगी कि आपको समझ में आ जाए। अगर कहीं कोई गलती हो जाती है तो उसको आप लोग क्षमा करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इम्यूनिटी के प्रकार। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इम्यूनिटी जो होती है मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी होती है जो हमको जन्मजात होती है, जो हमको जन्म से ही प्राप्त होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी होती है जो हमको जीवन के पश्चात जब कोई संक्रमण होता है तब हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा विकसित की जाती है। तो ये दो प्रकार की इम्यूनिटी हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट तो इन्नेट इम्यूनिटी और सेकेंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में यहाँ पर भी बात कर लेते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी को प्राकृतिक इम्यूनिटी भी, हाँ, क्योंकि ये जन्मजात होती है, हमको जन्म से ही प्राप्त होती है, इसको प्राकृतिक इम्यूनिटी भी बोला जा सकता है। ये हम लोग पहले के लेक्चर में कवर कर चुके हैं, आप जाकर के एक बार देख लीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यह समान प्रजाति के अन्य सदस्यों में रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु और अन्य जीवों के रोगों के प्रति जन्मजात प्रतिरोधकता होती है। इन्नेट इम्यूनिटी में बस आप लोग ये याद रखिएगा, जन्मजात प्रतिरोधकता होती है, हमको जन्म से ही प्राप्त होती है, ठीक है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो, जो हमारे शरीर में कोई संक्रामक रोग आ जाता है, हमारे जीवन जब चलता रहता है तो कभी हो जाता है, तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो क्या बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, जिसी को बोला जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो यह वह इम्यूनिटी होती है जो संक्रमण के पश्चात इम्यून सिस्टम द्वारा विकसित की जाती है, संक्रमण के पश्चात इम्यून सिस्टम द्वारा। इसमें एंटीबॉडीज और लिम्फोसाइट्स का विकास होता है। एंटीबॉडीज आप लोगों ने पढ़ा है, और लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इन सब का विकास होता है, जो पैथोजन लाइक रोगजनक जो होते हैं उनको आक्रमण करके नष्ट कर देती है। ये हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर जो हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जो बाहरी इम्यूनिटी होती है, जो हमको जीवन के पश्चात जब हमारे शरीर में कोई संक्रमण आता है तब फैलती है, तो उसमें क्या होता है, वो भी दो टाइप्स की, एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा है लिम्फोसाइट्स कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की, एक बी लिम्फोसाइट्स और एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। तो ये जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, यह इम्यूनिटी एक प्रकार का एंटीबॉडी विकसित करती है। तो जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो क्या करती हैं, एंटीबॉडी विकसित करने का कार्य करती है। तो इसमें मुख्यतः बी लिम्फोसाइट्स की भूमिका होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होगा, एंटीबॉडी का विकास होता है, जो आक्रमणकारी पैथोजन पर अटैक करने में सक्षम होती है। जो हमारे शरीर में कोई सूक्ष्म जीव, बाहरी पदार्थ आते हैं तो उनका अटैक करने को, उनको नष्ट करने के लिए सक्षम हो जाती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें क्या होता है, एंटीबॉडी विकसित होती है। और फिर सेकंड आ जाता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इसमें अधिक संख्या में विशिष्टीकृत लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है। विशिष्टीकृत लिम्फोसाइट लाइक टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं उनका निर्माण होता है, जो वाह कारकों और विशेष लिम्फोसाइट से जुड़ने तथा उन्हें नष्ट करने की विशेष क्षमता पाई जाती है। ये जो होती हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी को मदद भी करती हैं, और सारी लिम्फोसाइट जो होंगी एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, फिर जो बाहरी पदार्थ होते हैं उनको मारने की क्षमता रखते हैं, जबकि ये क्या बनाते हैं, ये एंटीबॉडी बनाते हैं नष्ट करने की। इस प्रकार की इम्यूनिटी सेलुलर या लिम्फोसाइट इम्यूनिटी कहलाती है। तो ये हो जाती हैं दो, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो प्रकार होते हैं। तो इम्यूनिटी कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक होता है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है उसके भी दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट तो ह्यूमरल इम्यूनिटी, जिसमें एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, और दूसरी होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, ये कुछ लिम्फोसाइट्स जो होती है, विशेष कोशिकाएं होती हैं, वो सारी कुछ हमला करती हैं, जबकि इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में एंटीबॉडी अटैक्स करते हैं। तो ये हो जाते हैं टू टॉपिक्स, मेन टॉपिक्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है रिस्पॉन्स कैसे करता है जब कोई सूक्ष्म जीव आता है हमारे शरीर में। जब कोई सूक्ष्म जीव, तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है, क्या प्रतिक्रिया देता है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
एंटीजन के प्रति जो बाहरी पदार्थ है, कोई सूक्ष्म जीव है जो हमारे शरीर में आता है, उसको हम लोग एंटीजन, पैथोजन, रोगजनक बोल सकते हैं। तो ये एंटीजन क्या होते हैं? बाहरी पदार्थ होते हैं। तो एंटीजन के प्रति हमारा इम्यून रिस्पॉन्स कैसे करता है? जब शरीर किसी एंटीजन एक बाहरी पदार्थ होता है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करता है, का सामना करता है। एक बार और अच्छे से मैं पढ़ देती हूँ। जब शरीर किसी एंटीजन का सामना करता है तो इम्यून रिस्पॉन्स शुरू होता है। जैसे ही हमारा शरीर किसी बाहरी पदार्थ का सामना करेगा तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो इस रिस्पॉन्स को मुख्य रूप से दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स और द्वितीयक इम्यून रिस्पॉन्स। तो मान लो जैसे ये हमारी बॉडी हो गई और ये सूक्ष्म जीव है, कोई जैसे जीवाणु, कवक, कुछ भी हो गया, जब हमारे शरीर में प्रवेश करेगा ये, तो उससे ही क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स आने लग जाता है। तो दो टाइप्स की इम्यून रिस्पॉन्स, एक तो प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स होगा और क्या होगा? दूसरा क्या होगा? द्वितीयक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। तो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो दो टाइप्स के इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं, पहला प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा होता है द्वितीयक इम्यून रिस्पॉन्स। तो पहले हम लोग प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है। प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स, यह एंटीजन के शरीर में पहली बार प्रवेश करने पर होता है। जैसे मान लो कोविड-19 हो गया, कोविड-19 का एग्जाम लेकर चलते हैं। जब कोविड-19 का वायरस हमारे शरीर में पहली बार प्रवेश करता है तब क्या होगा? प्राथमिक इम्यून रिस्पॉन्स होगा। और फिर इस रिस्पॉन्स को विकसित होने में लगभग 10 से 15 दिन विकसित हो जाता है। अब हमारा इम्यून सिस्टम जो होगा, जब उसको अच्छे से पहचान लेगा, एंटीबॉडी वगैरह बनाएगा, सबको उत्तेजित करेगा, तो इसमें लगभग 10 से 14 दिन का समय लग जाता है इम्यून रिस्पॉन्स देने में। इस दौरान जो होता है एंटीजन, जो हमारा एंटीजन है, मान लो कोविड-19 है, के लिए विशिष्ट एंटीबॉडीज और मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसके लिए विशिष्ट एंटीबॉडीज का निर्माण होता है ताकि वो कोविड-19 का जो भी वायरस है उसको मार सके, और मेमोरी कोशिका का, ताकि दोबारा इसको याद रखा जा सके। फिर आ जाएंगी टी कोशिकाएं। तो टी सेल्स जो होती हैं की सहायता से बी कोशिकाएं, जो बी लिम्फोसाइट्स पाई जाती है, मुख्य रूप से ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कर पाती हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स कब होता है? जब हमारी बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं टी लिम्फोसाइट्स की सहायता लेती हैं और फिर उसके बाद ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं, जिसमें उच्च बंधुता वाले एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। इसमें ऐसे एंटीबॉडीज का निर्माण होता है कि जैसे उनका एंटीजन का सामना होता है उसको नष्ट कर दें। फिर इसके विपरीत CD8 टी सेल्स, ये CD8 प्रकार की एक टी सेल्स होती हैं, वो विशिष्ट एंटीजन्स बनाती है, जिसे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स कहा जाता है, की संख्या में वृद्धि करते हैं, जो सीधे संक्रमित कोशिकाओं को मारने का कार्य करती है। तो ठीक है ना, ये जो विपरीत CD8 सेल होती हैं वो एंटीजन, जो भी एंटीजन होते हैं उनके लिए क्या करती हैं? विशिष्ट साइटोटॉक्सिक से कोशिकाओं की खूब संख्या बढ़ा देती हैं। ये एंटीजन है और इधर ये साइटोटॉक्सिक खूब कोशिकाएं हो गई, तो इनको जो संक्रमित कोशिकाएं हो जाती है इसके द्वारा, उनको सबको मारने का कार्य करती हैं ये। फिर आ जाता है एंटीजन विशिष्ट CD4 की कोशिकाएं, जो भी कोशिकाओं की सहायता प्रदान करती हैं वो भी एंटीजनल स्टिमुलेटिंग पर विस्तृत हो जाती हैं। ये पहला रिस्पॉन्स हो जाता है, ठीक है ना। फिर हमारा द्वितीयक रिस्पॉन्स कैसे होता है? प्राथमिक रिस्पॉन्स में तो क्या हुआ? एंटीजन आया, हमारा इम्यून सिस्टम थोड़ा सक्रिय हो, इसमें 10 से 14 दिन का समय भी लग गया, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि वो पहली बार आ रहा है, वो उसको पहचानेगा, फिर एंटीबॉडीज को सक्रिय करेगा, फिर मेमोरी कोशिकाएं बनाएगा, तो इसमें थोड़ा 10 से 14 दिन का टाइम लग जाता है। लेकिन जब द्वितीयक रिस्पॉन्स इसी के लिए होता है, उसी समान एंटीजन के लिए दूसरी बार या बाद की कोशिकाओं के मुठभेड़ के बाद मेमोरी कोशिकाओं के सक्रियण के कारण यह प्रतिक्रिया अधिक तीव्र हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, जैसे आपके किले में कोई फर्स्ट टाइम हमला करता है, तो आपको नहीं पता है, तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा, सैनिक वगैरह को तैयार करने में, राजा को तैयार करने में, थोड़ा सा अस्त्र शस्त्र जुटाने में, इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आपको दोबारा, जब एक बार हमला हो चुका होगा तो आप लोग हमेशा तैयार ही रहेंगे, मेमोरी बना करके रखेंगे को कैसे क्या करते हैं। तो जब दोबारा आपका रिस्पॉन्स होगा उसी तरीके से, तो आप लोग एकदम तैयार बैठे हुए होंगे, जैसे ही आएगा उसको ही उससे मुठभेड़ हो जाएगी और उसको क्या कर दिया जाएगा? नष्ट किया जाएगा। तो ऐसा एंटीबॉडीज में भी होता है। प्राथमिक रिस्पॉन्स में तो सब कुछ बनाना पड़ता है, फिर वहाँ पे मेमोरी सेल्स बनती हैं जो कि उस एंटीजन को याद रखने का कार्य करती हैं, जो कि पहली बार भिड़ चुका है। तो दूसरे रिस्पॉन्स में हमारी जो मेमोरी सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, जिससे जल्दी रिस्पॉन्स करके कोशिका उसको नष्ट कर देती हैं। तो ये क्या होता है? ये प्राथमिक रिस्पॉन्स की तुलना में मात्रात्मक और गुणात्मक रूप से दोनों में बेहतर होता है। इसमें मात्रा अर्थात इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है, और गुणात्मक इसमें क्वालिटी बहुत, इसमें बहुत तेज, जो भी एंटीजन आएगा अगर वो दूसरी बार आ रहा है तो उसको बहुत तेज मार दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से एंटीबॉडीज का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हो गया कि इम्यून रिस्पॉन्स आखिरकार होता कैसा है। ठीक है,
फिर उसके बाद और आगे क्या प्रक्रिया होती है उसके बाद भी पढ़ लेते हैं मुख्य बिंदु थोड़े से हम। ह्यूमरल सिस्टम शरीर की वह प्रणाली है जिसमें एंटीबॉडीज बनती है। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं ह्यूमरल सिस्टम जो होता है वो एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ये एंटीबॉडी शरीर में बाहरी पदार्थ एंटीजन जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, वायरस आदि से लड़ते हैं। एंटीबॉडीज किससे लड़ते हैं? एंटीजन से लड़ते हैं। ये मुख्यतः बी कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है। एंटीबॉडीज बी कोशिकाओं द्वारा बनाई जाती है जिसे बी लिम्फोसाइट्स भी बोला जाता है। फिर मुख्य बिंदु क्या होती है? तो एंटीजन और एंटीबॉडी शरीर में जो भी हानिकारक तत्व आते हैं उन्हें एंटीजन कहा जाता है। इनके खिलाफ जो रक्षा प्रणाली हमारे शरीर में विकसित होती है उसे एंटीबॉडी कहा जाता है। और एंटीबॉडी कहाँ से विकसित होती है? हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा विकसित होती है। फिर बी और टी कोशिकाएं क्या भूमिका निभाती हैं? तो ये इम्यून सिस्टम की दो प्रमुख कोशिकाएं होती है। हमारे इम्यून सिस्टम की क्या होती है? दो प्रमुख कोशिकाएं होती है। बी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाती हैं और टी कोशिकाएं अन्य प्रकार से रोगों से लड़ने में मदद करती हैं। मतलब बी कोशिकाओं की हेल्प भी करती है टी कोशिकाएं और बहुत सारे रोगों से लड़ने की मदद भी करती हैं। फिर एंटीजन के प्रकार कौन से जो रोगजनक होते हैं उसके, तो अधिकतर जो एंटीजन्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन्स के बने होते हैं। और कुछ कुछ जो होते हैं न्यूक्लियर प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन आदि के भी बने होते हैं। फिर एंटीजन की पहचान कैसे होती है? शरीर एंटीजन को अपने खास रासायनिक हिस्सों के आधार पर पहचानता है। जैसे ही शरीर ये आ गया, एंटीजन बाहर आ गया है, शरीर में आ गया है, तो उससे कुछ रसायन निकलते हैं, उससे पहचान लेता है। तो जिन्हें एपिटोप्स कहा जाता है, एपिटोप्स के आधार पर उसको पहचान लेता है एंटीजन को हमारा शरीर। फिर एंटीजन और एंटीबॉडी का संपर्क कैसे होता है? तो एंटीबॉडी जो कि हमारे शरीर में इम्यून सिस्टम द्वारा बनाई जाती है और एंटीजन जो कि बाहरी पदार्थ होता है का संपर्क बहुत विशिष्ट होता है। मतलब एक विशेष एंटीबॉडी केवल एक विशेष एंटीजन पर ही प्रतिक्रिया कर सकता है। जैसे ये आ गया एंटीजन और ये हो गई एंटीबॉडी, तो ये दोनों क्या करेंगे? एक विशेष प्रतिक्रिया करेंगे। इनमें क्षेत्र पाया जाता है, एक होता है एंटीजन में पैराटॉप्स पाया जाता है, इसमें एपिटॉप्स। तो ये दोनों मिलकर के क्रिया करते हैं, विशेष प्रतिक्रिया करते हैं। इनका संपर्क कैसे होता है? फिर एंटीजन में क्या ऐसा पाया जाता है जहाँ पर हमारे एंटीबॉडी जुड़ते हैं? तो एंटीजन में बहुत से डिटरमेंट्स होते हैं। एंटीजन्स के ऊपर वाला भाग जो होता है, यह भाग, इसको डिटरमेंट्स बोला जाता है या फिर इसको एपिटॉप्स भी बोला जाता है। तो हर एंटीजन में विशेष भाग होता है जिसे एंटीजन डिटरमेंट्स या फिर एपिटॉप्स कहा जाता है। इन भागों पर एंटीबॉडी विशेष रूप से प्रतिक्रिया करती है। जैसे मान लो ये क्या आ गया, ये हमारा एंटीजन आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ऊपरी क्षेत्र होगा इसको क्या बोला जाता है? एपिटॉप्स बोला जाता है। फिर ये हो गया हमारा एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी कहाँ पर क्रिया करेगी? जो विशिष्ट क्षेत्र पाया जाता है एंटीजन पर, जिसे एपिटॉप्स से डिटरमेंट्स बोला जाता है, वहीं पर हमारा एंटीबॉडी क्रिया करता है और बाकी पूरे रोगजनक पर क्रिया नहीं करता है। और जो प्रत्येक डिटरमेंट्स होते हैं, एंटीजन का सबसे ऊपरी भाग होता है, वो आकार और रासायनिक संरचना के आधार पर अलग अलग होते हैं। इसलिए एक एंटीजन पर कई प्रकार के एंटीबॉडी बन सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है 1000 से ज्यादा एपिटॉप्स हो सकते हैं। तो जो एंटीजन होता है उस पर 1000 से ज्यादा, एक सेकेंड, 10,000 से ज्यादा एपिटॉप्स होते हैं। किसी एक एंटीजन पर बहुत सारी एंटीबॉडी प्रतिक्रिया कर सकती हैं। और हेप्टॉन कैसे होता है? तो हेप्टॉन जो होते हैं एक छोटा सा अणु होता है। हेप्टॉन के बारे में हम लोग पहले के लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं बहुत अच्छे से। जो अपने आप में एंटीजन नहीं होता है, क्योंकि इसका जो हमारे एंटीजन होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 10,000 से ज्यादा होता है, उनको एंटीजन बोला जाता है, पूर्ण एंटीजन। लेकिन हेप्टॉन जो होता है उनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से कम हो जाता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? हेप्टॉन बोला जाता है। जब यह किसी बड़े प्रोटीन से जुड़ता है तब एंटीजन की तरह व्यवहार करता है। जब मान लीजिए हेप्टॉन है, फिर ये प्लस किसी मान लीजिए काइमेरिक प्रोटीन से जुड़ रहा है, फिर ये एंटीजन की तरह व्यवहार करेगा। पहले ये हेप्टॉन रहेगा, वो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता है, फिर ये इम्यून रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। और कभी कभी क्या होता है, हेप्टॉन जो होता है एलर्जी का कारण भी बन सकता है। शरीर कभी कभी हेप्टॉन को रासायनिक मान लेता है। हाँ, लोगों ने इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो दो प्रकार की इम्यूनिटी देती है। एक तो कौन सी? ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, और एक होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, उसका उत्पादन कैसे होता है और उसकी क्रिया विधि क्या होती है। तो यह क्या होती है? यह एक अनुकूली प्रतिरक्षा का हिस्सा होती है। इसमें बी कोशिकाएं सक्रिय होकर एंटीबॉडीज बनाती हैं जो रक्त और लसिका में घुलकर संक्रमण से लगती हैं। तो ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है, हमारी जो बी कोशिकाएं पाई जाती है जिसे बी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है, वो सक्रिय हो जाती है। फिर क्या बनाएंगे? वो एंटीबॉडीज बनाएंगी और वो कहाँ घुल जाती हैं? रक्त और लसिका में घुल जाएंगे। और जैसे ही कोई एंटीजन आएगा फिर उसके प्रति प्रतिक्रिया करती हैं।
फिर इसमें मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, तो इसमें बी कोशिकाएं पाई जाती हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी में, और एंटीजन होती हैं और टी हेल्पर कोशिकाएं होती हैं और एंटीबॉडीज़ होती हैं और ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं। तो ये जैसे मैक्रोफेज हो गया, डेंड्राइट सेल, तो ये सारे कुछ जो होते हैं ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। लिम्फोसाइट्स, एंटीजन, टी हेल्पर सेल्स, एंटीबॉडीज़ और एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये सारे कुछ ह्यूमरल मेडिएटेड में इम्यूनिटी मुख्य भूमिका निभाएंगे। फिर ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी अपनी कार्य कैसे करती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी, तो सबसे पहले एंटीजन की बी कोशिकाओं से प्रतिक्रिया, तो स्टेम सेल से बनने के बाद बी सेल लसिका ग्रंथियों में जाती हैं। हमारी बी सेल्स जो होती है कहाँ से बनेंगी, स्टेम सेल से बनेंगी, और फिर उसके बाद कहाँ जाएंगी, लसिका ग्रंथियां में चली जाती हैं। फिर उसके बाद जब शरीर में एंटीजन का प्रवेश होता है तो बी सेल्स आपस में बी सेल से जुड़कर उसे सक्रिय कर देती हैं। तो हमारा एंटीजन जब आएगा शरीर में तो किससे जुड़ेगा, बी सेल से जुड़ेगा, और बी सेल से जैसे ही जुड़ेगा तो क्या हो जाएंगी, बी सेल्स सक्रिय हो जाती हैं। फिर बी सेल्स की परिपक्वता होगी स्टेप सेकेंड में, तो बी सेल्स की परिपक्वता और विभेदन, तो बी सेल विभिन्न चरणों से गुजरती है। स्टेम सेल, फिर प्री बी सेल्स बनेगी, अपरिपक्व बी सेल्स बनेगी, फिर परिपक्व बी सेल्स बनेगी, फिर सक्रिय बी सेल्स बनेगी। और सक्रिय बी सेल्स भी दो प्रकार की कोशिकाएं बनाती है, एक तो प्लाज्मा कोशिकाएं जो कि एंटीबॉडी बनाती है, और दूसरी क्या होती है, जो प्लाज्मा कोशिकाएं नहीं बनती हैं वो क्या हो जाती हैं, जो भविष्य में वही एंटीजन आने वाली प्रतिक्रिया देती हैं। तो मुख्यतः ये चरण होते हैं। तो बी सेल्स क्या करेंगी, दो कोशिकाओं में बनेंगी, दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। पहला तो प्लाज्मा कोशिकाएं आगे क्या बनेंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी, और दूसरी क्या होती है, मेमोरी कोशिकाएं, जो भविष्य में जो वही एंटीजन आने पर तेजी से प्रतिक्रिया देती हैं। फिर क्या होगा, एंटीबॉडीज का निर्माण, तो हर प्लाज्मा सेल लगभग 2000 एंटीबॉडी प्रति सेकंड बनाते हैं। प्लाज्मा सेल बहुत तेजी से एंटीबॉडीज बनाते हैं, लगभग 2000 जो एंटीबॉडी है प्रति सेकंड वो बनाता है। फिर एंटीबॉडीज एंटीजन से जुड़ करके क्या करेंगी, उसे निष्क्रिय करती हैं, फैगोसाइटोसिस को बढ़ाती हैं और टॉक्सिस को न्यूट्रियाइल कर देती हैं। और प्रक्रिया के आधार पर प्रक्रिया क्या होती है, प्रकार के आधार पर प्रक्रिया, टी निर्भर प्रक्रिया, एपीसी, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं जैसे मैक्रोफेज हो गई, वह एंटीजन को पकड़कर हेल्पर टी सेल्स को, जैसे एपीसी है ना, तो यहाँ पर आप ये मान लो एंटीजन दिख रहा है तो जल्दी इसको पकड़ कर लेके आएगी एपीसी और इसको दिखाएगी हेल्पर टी सेल्स को, और फिर हेल्पर टी सेल्स क्या करेंगी, जाकर के बी सेल्स को सक्रिय कर देती है, और फिर बी सेल्स क्या बनाने लगेगी, एंटीबॉडी बनाने लगेंगी। फिर कुछ एंटीजन सीधे ही बी सेल्स को सक्रिय कर देते हैं, इसमें टी सेल्स की जरूरत नहीं हो जाती है। फिर आ जाता है एपीसी की भूमिका क्या होती है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये क्या करती हैं, एंटीजन को पकड़कर पहचानती हैं, फिर छोटे छोटे हिस्सों में उसमें कुछ हिस्से पाए जाते हैं जैसे एमएचसी सेकेंड पर चिपकाकर हेल्पर टी सेल्स को दिखाती हैं, और फिर टी सेल्स सक्रिय होती है और बी सेल्स को सहायता करती हैं। तो होगा क्या, मान लो ये एंटीजन यहाँ पर आ गया है और ये क्या है, एपीसी है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, इसको पहचानेंगी, इसको पकड़ेंगी, पकड़ करके ले आके किसको दे देंगी, बी सेल्स, टी सेल्स को दे सकती हैं, और टी सेल्स को जब दे देंगी तो टी सेल्स इसको जाकर के बी सेल्स को बता देगी, और फिर बी सेल्स क्या करने लगती है, एंटीबॉडी बनाने लगती है। तो यही प्रक्रिया होती है मुख्यतः ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी में। और उसके बाद क्या होता है, ये जब सारी प्रोसेस हो जाएगी, एंटीबॉडी जो होगा एंटीजन को मार देगा, तो उसके बाद पहली बार संक्रमण के बाद मेमोरी बी सेल्स बन जाती हैं, मेमोरी बी कोशिकाएं बन जाती हैं, और वही एंटीजन जब दोबारा आता है तो ये कोशिकाएं तेजी से एंटीबॉडी बनकर रक्षा प्रदान करती हैं। तो ये इतना हो जाता है, और ये यहाँ तक हमारा जो ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, अब हम लोग सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, जिसे शॉर्ट में CMI भी बोला जाता है, एक प्रकार की प्रतिरक्षा है, इम्यूनिटी है, जिसमें श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC होती हैं, विशेष करके जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वो शरीर को रोगाणुओं, संक्रमित कोशिकाओं और कैंसर कोशिकाओं से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसमें एंटीबॉडी नहीं बल्कि प्रतिरक्षा कोशिकाएं मुख्य भूमिका निभाती है। इसमें जो टी लिम्फोसाइट्स हो जाती है और कुछ कोशिकाएं वो मुख्य भूमिका निभाती है। इसमें एंटीबॉडीज का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि एंटीबॉडीज का निर्माण किस में होता है, ह्यूमरल मेडिएटेड इम्यूनिटी में होता है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में नहीं होता है। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की परिभाषा क्या होती है, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी वह प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया होती है जिसमें टी सेल्स के माध्यम से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, ना कि एंटीबॉडीज के माध्यम से। इसमें किसके माध्यम से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, टी सेल्स के माध्यम से।
और इसमें मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कौन सा पाया जाता है, टी लिम्फोसाइट्स में हेल्पर टी सेल्स पाई जाती हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स पाई जाती हैं, मेमोरी टी सेल्स पाई जाती है और रेगुलेटरी टी सेल्स। यही सारा कुछ जो होती है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देती हैं। और यहाँ पर पाई जाती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, जिसे हम लोगों ने एपीसीएस भी पढ़, जैसे मैक्रोफेज हो गया, डेंड्रिक सेल्स हो गई, वी सेल्स हो गई। और फिर आ जाता है मेजर हिस्टो कॉम्प्लिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, एमएच जो होता है, ये एमएच फर्स्ट जो होता है वो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स के लिए होता है और एमएच सी सेकेंड जो होता है वो हेल्पर टी सेल्स के लिए होता है। तो ये सारे कुछ मिलकर के हमारा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी देते हैं। तो आगे किनकी क्रियाविधि कर देखते हैं कैसे कैसे ये लोग देते हैं। तो सबसे पहले एंटीजन की पहचान होगी। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया संक्रमित सेल में प्रवेश करता है, ठीक। तो संक्रमित सेल या एंटीजन प्रस्तुत करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं वो एंटीजन को एमएचसी के साथ प्रस्तुत कर देती हैं। तो टी सेल्स का सक्रिय होना, जब ये प्रस्तुत कर देंगी तो हमारी हेल्पर टी सेल्स जो होगी एपी सेल द्वारा प्रशिक्षित एंटीजन को पहचान लेती हैं और यह साइटोकाइंस छोड़ता है, जिससे अन्य टी सेल्स और माइक्रोफेज सक्रिय हो जाते हैं। और फिर इनके सक्रिय होने के बाद क्या होता है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होती है संक्रमित कोशिकाओं को एमएच सी फर्स्ट द्वारा पहचान लेती है और वह संक्रमित कोशिकाओं को परफोरिन और ग्राइनेमेस एंजाइम द्वारा नष्ट कर देती है। फिर क्या होता है, भविष्य में दूसरी बार संक्रमण हो तो इसलिए पहचान, इसलिए मेमोरी टी सेल्स का निर्माण होता है। ये भविष्य में इसी संक्रमण के लिए तैयार रहते हैं और दोबारा वही एंटीजन को तेजी और प्रभावी प्रतिक्रिया देते हैं। तो ये हो जाती है हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का लाभ क्या होता है, तो इसमें वायरस से संक्रमित कोशिकाओं का नष्ट हो जाता है, कैंसर कोशिकाओं का नाश हो जाता है और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इंटरसेलुलर पैथोजेंस की लड़ाई में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसका एक ये फ्लो चार्ट हो जाता है जिसको आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी कंप्लीट हो गया और इस लेक्चर का हमारा ये जो हमारा लेक्चर है उसका लास्ट टॉपिक है टॉलरेंस किसे कहा जाता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं टॉलरेंस को, जो होता है इम्यून टॉलरेंस या फिर इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस भी कहा जाता है। ये जो टॉलरेंस होता है उसको इम्यून टॉलरेंस भी बोल सकते हैं और इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस भी बोल सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इम्यून सिस्टम की ओवर रिएक्टिविटी को रोकना, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है कैसा होता है, बहुत रिएक्टिविटी करता है। जैसे ही बाहर का पदार्थ देखेगा खूब तेजी से प्रतिक्रिया करने लगता है। तो इसी को रोकने के लिए हमारा टॉलरेंस जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब इम्यून सिस्टम किसी खास एंटीजन की प्रतिक्रिया ना दे तो उसे टॉलरेंस कहते हैं। मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम है और क्या हुआ, इम्यून सिस्टम है और कभी एक एंटीजन आया पर उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, उसे टॉलरेंस कहते हैं। यह आमतौर पर स्वयं निर्मित पदार्थों के लिए होता है ताकि शरीर अपनी ही कोशिकाओं पर हमला ना कर सके। टॉलरेंस इसलिए होता है कि हमारा शरीर जो होता है अधिक रिएक्टिविटी होती है उसमें, तो हमारी खुद की कोशिकाओं पर हमला ना कर सके, इसलिए यहाँ पर टॉलरेंस की क्षमता पाई जाती है। और फिर टॉलरेंस क्यों जरूरी है, तो इम्यून सिस्टम सेल्फ एंटीजन के प्रति सहनशील होता है। यही कारण है कि शरीर की अपनी कोशिकाएं ऊतकों और अंगों पर हमला नहीं करता है। जब यह सहनशीलता समाप्त हो जाती है तो इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर पर और जब हमारा टॉलरेंस की क्षमता समाप्त हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है अपने ही कोशिकाओं पर हमले करने लग जाता है और इससे बनती है ऑटो इम्यून बीमारी हो जाती है इन सब चीज़ों से। फिर टॉलरेंस के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है सेल्फ टॉलरेंस। इसका मतलब है इम्यून सिस्टम यह पहचान लेता है कि कौन सा अपने शरीर का हिस्सा है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर यह प्रक्रिया ठीक से ना हो तो हमारे शरीर की कोशिकाओं पर हमला शुरू हो जाता है। हमारा इम्यून सिस्टम इतना रिएक्टिविटी होता है कि अगर टॉलरेंस की प्रक्रिया नहीं होगी तो हमारा इम्यून सिस्टम अपनी ही कोशिकाओं पर हमला कर डालता है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है। यह दो तरीके से होती है। एक कौन सी होती है, एक होती है रिसेसिव, विकास के दौरान सिर्फ रिएक्टिविटी लिम्फोसाइट्स का नष्ट हो जाना, और दूसरा क्या होता है डोमिनेंट, रेगुलेटरी टी सेल्स उन्हें नियंत्रित करके सर्कुलेशन में रखती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारी कौन सी इंड्यूस्ड टॉलरेंस क्या होता है।
तो जब इम्यून सिस्टम किसी बाहरी एंटीजन पर प्रतिक्रिया सक्रिय रूप से रोकता है तो उसे इंड्यूस्ड टॉलरेंस कहते हैं। यह टॉलरेंस पहले ही संपर्क में आ चुके एंटीजन के वजह से उत्पन्न होता है। उसका उदाहरण है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, प्रत्यारोपित अंग को स्वीकार करने से रोकना और एलर्जी रिएक्शन से सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो यहाँ तक हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है, हमारे यूनिट 4 का टॉपिक सेकंड, वो पूरा कवर हो चुका है। बस आप लोग एक बार PDF अच्छे से आसानी से समझ कर पढ़ लीजिएगा, और वो जो पहले के लेक्चर दिए गए हैं तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान भाषा में ये दे रखा है, और आप लोग एक ही चीज़ का रिवीजन भी कर लीजिएगा। ये महत्वपूर्ण है, पेपर में आ भी सकता है, तो ज़रूर देखिएगा। और अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है, फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।